नमस्कार, के न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जावेद अली और स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम वकील आपका। तो हर रविवार की तरह आज फिर हम आप लोगों के बीच मौजूद हैं वकील आपका लेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक करप्शन को लेकर कि किस तरह से जो लोग लोन लेते हैं, उधार बैंकों से पैसा लेते हैं और जब उनका भुगतान नहीं कर पाते हैं तो किस तरह से उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, कैसी कैसी समस्याएं आती हैं, वो सारा डिस्कशन करेंगे आज के इस मुद्दे में। और आज के हमारे साथ हर रविवार की तरह आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सीनियर एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह हैं। आप पूर्व डीजीसी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। और दूसरे जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं एडवोकेट शिवानी गुप्ता। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है, आईबीसी कोड को लेकर मेरा पहला क्वेश्चन है, आईबीसी कोड की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, इंसॉल्वेंसी इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर विच बैंक्रप्सी कोड एक सल्यूशन देता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे डिज़ाइन किया जाए, और उसमें समाधान की जो योजना है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही सराहनीय कार्य है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए इस कोड को 2016 में बनाया, और उसके बाद से कंपनियों का या पार्टनरशिप फर्म का जो रिजॉल्व करने का प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत इजी हो गया है। यानी कंपनियों के आर्थिक सुधार के साथ साथ उनकी उन्नति का रास्ता भी खुल गया। और इस कोड में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो प्रोविजंस जो अभी आपने वर्ड बोला, उसमें आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उन प्रोविजंस को क्रिस्टल क्लियर किया गया है कि कैसे कंपनियां, कैसे लिमिटेड लायबिलिटीज़ की पार्टनरशिप फर्म या किस तरीके से व्यक्ति विशेष या किस तरीके से प्रोप्राइटरशिप की फर्म लिए गए लोन की अदायगी कर सकें। और एक ऐसा प्रपोजल वो गठित कमेटी के समक्ष दे के अप्रूवल कराएं, और उसके बाद उस प्रपोजल से अगर सर्वाइवल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो सेक्शन 33 के प्रोविजंस के साथ में जो प्रोसीडिंग्स हैं आगे कंपनी के लिए या फर्म के लिए, उन प्रोसीडिंग को आगे प्रोसीड किया जाता है। समाधान प्रक्रिया, जिसे हम शॉर्ट लैंग्वेज में CIRP कहते हैं, ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रोसीडिंग्स कंपनी के दिवालियापन को रोकने के लिए, कंपनी के दिवालिया होने पर उनकी जो चल अचल संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को ऑक्शन करके जो डेटर और क्रेडिटर के बीच के रिलेशन हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस कोड की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पहले इंडिया में जो भी बाहर की कंपनियां या फर्म कार्य करने के लिए आती थी, अपने ट्रेड को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए आती थी, तो उन कंपनियों का एंट्री का प्लान होता था, एग्जिट का कोई प्लान नहीं होता था। उसकी वजह से आर्थिक विकास होना संभव नहीं होता था और बहुत सारी क्रिटिकल पोजीशंस उसमें कहीं ना कहीं क्रिएट होती थी। अगर हम पहले की बात करते हैं तो 1909 का जो एक्ट था, उस एक्ट में जो संहिता थी उस संहिता में उतनी क्लियरेंसी नहीं थी। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो 1920 का जो एक्ट था, 1920 का एक्ट था, उसमें भी वो क्लियरिटी नहीं थी। इन सारी चीज़ों को एक साथ करने के लिए इस कोड को बनाया गया, और इस कोड के आने से अगर हम बात करते हैं तो सरफेसी एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, लिमिटेड लायबिलिटीज फर्म एक्ट में, इन सारे एक्ट में सूक्ष्म संशोधन करके, यानी छोटा छोटा संशोधन करके कंपनियों को भी सहूलियत दी गई और फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को भी सहूलियत दी गई, जिससे देश का आर्थिक विकास हो सके। क्योंकि सामान्य तौर पर आज आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, जो कोविड-19 की स्थितियां चल रही हैं या समाज में बिजनेस के सर्वाइवल की जो पोजीशंस हैं बहुत ही क्रिटिकल हैं। उन क्रिटिकल पोजीशंस में जो एक सॉल्यूशन को डिज़ाइन करने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस इस कोड के माध्यम से कंपनीज के लिए, फर्म के लिए और लोन देने वालों के लिए बनाया गया है, जिससे सामान्य तौर पर देश का आर्थिक विकास होगा और वो आर्थिक विकास कहीं ना कहीं देश को उन्नति के शिखर पर ले जाएगा। बिल्कुल वकील साहब, जिस तरह से आपने बताया ये एक अहम जानकारी है और लगातार स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप जो भी दर्शक, आपको कोई भी समस्या है, कैसी भी कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या फिर बैंक के किसी काम से रिलेटेड आपने लोन ले रखा है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी यही है, तो आप कॉल कर सकते हैं हमें और अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। तो वकील साहब, एक मेरा क्वेश्चन और है यहाँ पर, वो भी आईबीसी से रिलेटेड है। जैसा कि आईबीसी की समस्या की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है और इसमें ये कोर्ट किस तरीके से कार्य करता है?
देखिए, मैं कोड के संबंध में बेसिक सेक्शन की नॉलेज अपने दर्शकों को देना चाहता हूं। किसी भी कंपनी या किसी भी लिमिटेड लायबिलिटी की फर्म या किसी भी पार्टनरशिप की फर्म या किसी की प्रोप्राइटरशिप फर्म या कोई इंडिविजुअल पर्सन, ये किसी भी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से अपने बिजनेस के सर्वाइवल के लिए जो लोन लेते हैं, उस लोन को वो अपने संसाधनों के माध्यम से समयानुसार अदा नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये कि जो लोन जब लोन अदा ना करने की स्थितियाँ आती हैं, तो जो उनका अकाउंट होता है वो अकाउंट एनपीए हो जाता है। अकाउंट एनपीए हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंपनी की या फर्म की, वो डेड प्रॉपर्टीज़ के रूप में भी आगे उनको पेमेंट उनसे नहीं आ पाता है। तो जब ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो इस कोड के चैप्टर 7 से 10 के बीच में जो प्रोविजंस हैं, उसमें कोई भी इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में जा सकता है। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इसमें सेक्शन चैप्टर 12 में मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, सेक्शन 12 में ड्यूरेशन फिक्स कर दी गई है। ड्यूरेशन फिक्स कर देने से 180 डेज में जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है। वकील साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजपाल मुरादाबाद से। जी, आप अपना सवाल पूछिए राजपाल जी। सर, ऐसा है, शादी हुई थी हमारी जी। तो शादी होने के बाद में उसको हमने शादी प्रूव कर दी जी। दूसरी जगह हमने शादी कर ली और अपने दूसरी जगह शादी कर ली तो शादी प्रूव कर दी सेम। जी जी, आवाज आ रही है आपको राजपाल जी? सुन पा रहे हैं आप? द्वारा आप कॉल कर सकते हैं और आपका सवाल जो है पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपको जवाब तभी दिया जाएगा जब आप अपना सवाल पूरा करेंगे। दूसरे दर्शक और हैं हमारे साथ, अवस्थी हैं रायबरेली से। जी अवस्थी जी, आप अपना सवाल पूछिए। अवस्थी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए अवस्थी जी, आप द्वारा संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा वकील साहब, आप जो सवाल का जो जवाब पूरा कर रहे थे, आप उसे पूरा कीजिए। मैं कोड के बारे में जो चैप्टर्स में प्रोविजंस हैं उसको डिफाइन कर रहा था अपने दर्शकों की नॉलेज के लिए। सेक्शन 12 में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग ड्यूरेशन फिक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंसॉल्वेंसी। इसका रीज़न ये है कि पहले जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग इस प्रोसेस में बहुत ही लेट लतीफ़ी होती थी, यानी विलंबता होती थी। इस कोड के आने के बाद 180 दिन का प्रोसेस है जिसमें इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस को कंप्लीट करने के प्रोविजंस हैं। विशेष परिस्थितियों में 90 डेज का एक्सटेंशन और हो सकता है। इसके बाद जो सेक्शन 13 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पूर्व में कानून था उसके अनुसार कंपनियां इस प्रोसेस के स्टार्ट होने के बाद भी अपने एसेट्स को इधर उधर शिफ्ट करने के प्रोसेस करती थी, वो अब नहीं हो सकता है। मॉरेटोरियम का जो प्रोसेस है उसमें जो भी कंपनी के एसेट्स हैं उनके एसेट्स को यथावत रखा जाएगा, यानी उनकी यथास्थिति रहेगी जब तक कि ये प्रोसीडिंग्स यानी CIRP की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पेंडिंग रहेगी। इस बीच में किसी भी चल संपत्ति को कंपनी दुर्व्यय नहीं कर सकती है, उसको हटा नहीं सकती है। फिर अगर हम आगे इसके बढ़ते हैं तो जो प्रोविजंस चैप्टर 22 के हैं, 23 के हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अंत में अगर हम इस CIRP के प्रोसीजर की बात करते हैं तो 32 का जो प्रोविज़न है, 32 चैप्टर 32 में जो प्रोविजंस हैं वहाँ पर जो कंपनी के सर्वाइवल का प्लान होता है उसके अप्रूवल को, जो कमेटी होती है क्रेडिटर्स की, उस कमेटी को अप्रूव करना होता है और उस अप्रूवल के बाद वो NCLT में उस प्रोसेस को सबमिट किया जाता है। एक दर्शक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, आप अपना सवाल पूछिए। सर, मैं ये पूछ रहा, ये लेबर कोड में जो मुकदमा दिया गया रखिया गाँव, उसका डिजिटल हो गया, उसकी कॉपी नहीं मिली और कह रहे कानपुर भेजा गया है, ऐसा कुछ है क्या गजट के? देखिए, लेबर कोर्ट जो आपका जो भी मामला वहाँ पर लंबित है, कानपुर में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स या लेबर डिस्प्यूट के जो मैटर्स हैं उनकी कोर्ट स्पेसिफिक कानपुर में ही है, जिसके लिए पूरे प्रदेश में जो लेबर एक्ट के मैटर्स हैं उनके विचारण का फोरम कानपुर में ही स्थापित कोर्ट के माध्यम से होता है। तो आपका जो भी यहाँ पर पिटीशन फाइल हुआ है आपके पक्ष में, आपके खिलाफ, उस पिटीशन में आपको अपनी अपीयरेंस देनी चाहिए। अपीयरेंस देने के साथ ही जब आप अपने प्रतिनिधि के माध्यम से
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लेबर कोर्ट में एडवोकेट की अपीयरेंस नहीं होती है। आप स्वयं अपने फैक्ट को वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। वो प्रतिनिधि एडवोकेट हो सकता है, वो प्रतिनिधि आपका कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको विधिक ज्ञान हो। उस व्यक्ति के माध्यम से अपना वहाँ रिप्रेजेंटेशन देंगे, यानी आप प्रस्तुति अपनी देंगे तो आपको कॉपी रिसीव कराई जाएगी और उस कॉपी रिसीविंग के बाद आपको काउंटर या रिजॉइंडर का जो प्रोसेस है उसको प्रेजेंट करने का टाइम न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल रखने के लिए। एक दर्शक और है हमारे साथ, लखनऊ से जुड़ी हुई हैं रूबी जी, आप अपना सवाल पूछिए। रूबी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आप दोबारा कॉल कर सकते हैं हमें और अपने सवाल का जो है जवाब पूछ सकते हैं। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, राजपाल जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। ऐसा सर, मेरी सर 99 में शादी हुई थी जी, और सर 2009 में उसका मुकदमा डाला खर्चे का 125, और उसने इसी दरमियान में जो है दूसरी शादी कर ली। मैंने उसकी शादी प्रूफ कर दी और 125 का उसका खारिज हो गया। और उसके उपरांत जो है उसने जिस आदमी से शादी करी थी उसको भी छोड़ दिया, तीसरी जगह और शादी कर ली। और उसने अब मेरे खिलाफ जो है तीसरा उसने तलाक का मुकदमा डाला है। मैंने उसके खिलाफ 494 का मुकदमा कर रखा है, जिसमें 2 गवाह थे और दोनों गवाह मर गए। अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उसे तलाक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सर बताएं। देखिए 494 आईपीसी के अंतर्गत जो आपने उनके खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन दर्ज कराई, जिसमें आगे प्रोसीडिंग अगर न्यायालय में हुई होगी तो आपके कथनानुसार उसमें चार्जशीट आनी चाहिए थी। चार्जशीट में जो विटनेस हैं उन विटनेस को न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षित होना चाहिए। यदि उन विटनेस की डेथ हो गई है आपके कथनानुसार, तो आपको उस घटना से संबंधित, यानी आपके विवाह का जो समय था उस समय के मध्य में आपकी पत्नी द्वारा जो दूसरा या तीसरा विवाह किया गया है, जिसको आपने पूर्व में न्यायालय के समक्ष प्रूफ कर दिया था, वो 125 सीआरपीसी की जो पिटीशन थी उसमें आपके द्वारा प्रूफ किए गए कंटेंट्स होंगे। उस ऑर्डर की कॉपी निकालने के साथ आप सेक्शन 13 का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में उसको लगाइए। सेक्शन 13 के ग्राउंड अगर आपके और उनके बीच जो विवाद हुआ है वो ग्राउंड अगर सपोर्ट करेंगे तो सेक्शन 13 डिसाइड होगा, अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो सेक्शन 13 डिसमिस होगा। आपके फेवर में या उनके फेवर में अगर डिसाइड होता है तो वो डिक्री तलाक की होगी, और आपके और उनके फेवर में अगर वो तलाक की डिक्री नहीं होती तो डिसमिस होगा। आपके कंटेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। आप 125 सीआरपीसी में जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में जो भी फैक्ट आए थे, जिन गवाहों के बयानात वगैरह हुए थे, उन सारे तथ्यों को लेकर के सेक्शन 13 में अपना जवाब दावा प्रस्तुत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लखनऊ से रूबी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। ठीक है, नमस्ते। नमस्कार। हुआ है और ये लॉकडाउन चल रहा है, उनकी जमानत कैसे कराई जाए? देखिए रूबी जी, जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दी थी, जिसके अकॉर्डिंग जो भी लोग जेल में हैं और उनके ऊपर जो अधिरोपित आरोप है वो यदि 7 ईयर तक की सज़ा के प्रोविज़न का है तो उनको निजी मुचालके पर रिहा कर दिया जाएगा। उसके लिए कोई भी प्रतिभूत यानी कोई भी जमानत देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इससे 7 ईयर की जो सज़ा के प्रोविजंस हैं उससे ज़्यादा सज़ा के प्रोविज़न वाले सेक्शन हैं यानी धाराएं हैं और उसमें कोई निरुद्ध है जेल में, तो उसके लिए आपको जो उनकी इलनेस यानी बीमारी का आधार है या कोई अर्जेंसी का आधार है या कोई भी इस तरह का आधार है, उस आधार को आप वर्णित करते हुए पेरोल की मांग कर सकती हैं, एंट्रीम बेल की मांग कर सकती हैं या रेगुलर बेल की मांग कर सकती हैं। तो आपको इन तीनों प्रोसेस में जाने के लिए अपने एडवोकेट से सलाह लेते हुए अपनी बेल एप्लीकेशन या पेरोल एप्लीकेशन को प्रेजेंट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रूबी जी हमसे बात करने के लिए। तो लगातार स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है, आप हमारे वकील साहब के द्वारा उन सारी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं और लगातार जो है हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। कोर्ट से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान आप ले सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। नहीं, मुझसे पूछ लीजिएगा, दोबारा पूछ लीजिएगा। वो नहीं, मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लूंगा। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो लगातार स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वकील साहब के द्वारा आप उन सारी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। अब मैं रुख करूंगा शिवानी जी आपका, आप एडवोकेट हैं और मैं आपसे एक आईवीसी को लेकर क्वेश्चन करूंगा कि आईवीसी कोर्ट किस तरीके से अपना काम करता है। शिवानी जी मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। एक दर्शक है मुन्ना कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आप अपना सवाल पूछिए। सर हम जो है 3 भाई हैं। हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, हम 3 भाई हैं। तो हम लोग जो आपसी बंटवारा हुआ जमीन की, उसमें आपसी सहमति से हम लोग ने पंचायतनामा बना के हम लोग बंटवारा कर चुका है। ये तकरीबन 25 साल पहले की बात है। अभी उसमें एक भाई जो है पहले वो खत्म हो गया, वो उनकी मृत्यु हो गई है। तो अब जो है उनके बेटे जो है अब उसको मान नहीं रहे। पंचायती पेपर जो बना हुआ आपसी बंटवारा जो हुआ है उसको मान नहीं रहे। तो अभी हम क्या करें? उसको वो लोग जो है झगड़ा झंझट जो चालू है। देखिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी फैमिली का फैमिली सेटलमेंट हुआ है, वो सेटलमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है। उसकी पुष्टि लेकिन आपको न्यायालय से करा लेनी चाहिए थी। यानी सिविल कोर्ट में एक डिक्लेरेशन सूट फाइल करके उस डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर्ड करा लेना चाहिए था। उसमें जिसके जिसके जो टाइटल थे वो डिक्लेयर्ड हो जाते। आपने वो नहीं कराया है और कोई व्यक्ति अगर उसको नहीं मानता है यानी उसको चैलेंज करता है तो वो सिविल कोर्ट में उसको चैलेंज करने के लिए सिविल सूट फाइल कर सकता है अकॉर्डिंग टू सीपीसी। आपके पास जो फैमिली सेटलमेंट है उस सेटलमेंट को लगा के आप सिविल कोर्ट में एक डिक्लेरेशन सूट फाइल करिए। उस डिक्लेरेशन सूट में उस डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर्ड कर दिया जाएगा तो आप सबका अपना अपना टाइटल क्लियर हो जाएगा। और टाइटल क्लियरेंस के बाद किसी का कोई ऑब्जेक्शन होगा उसको भी उसी केस में इशूज के साथ न्यायालय निर्धारित और निस्तारित कर देगी। तो आपको सिविल सूट फाइल करना चाहिए उस डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना जी अपना सवाल रखने के लिए। तो मैं शिवानी जी रुख आपका करूंगा। मैं आईवीसी को लेकर बात कर रहा था आपको कि आईवीसी कोर्ट किस तरह से अपना काम करता है। देखिए, ये जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है ये बेसिकली डिज़ाइन बैंकरप्सी से एक तरीके से बैंकरप्सी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब मैं आपको सेक्शन वाइज एक सीरियली बताऊंगी किस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है। सबसे पहला आता है हमारा सेक्शन 6 जिसमें कौन कौन पर्सन्स हैं दोज हु आर एलिजिबल टू लाइक फाइल एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ NCLT। तो उसमें हमारे आते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एंड कॉर्पोरेट डेटर्स। ये 3 पर्सन्स हैं जो NCLT के सामने अपनी एप्लीकेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन हम NCLT को देते हैं, NCLT अगर सेटिस्फाई होती है तो विद इन 14 डेज वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है या फिर रिजेक्ट करती है। अगर एक्सेप्ट करती है तो ये प्रोसेस आगे फॉरवर्ड होता है, अगर रिजेक्ट करती है तो वो वापस इन 3 पर्सन्स को जिन्होंने भी एप्लीकेशन फाइल करी है उनको इसमें करेक्शन की मांग करती है।
एक्सेप्ट करने के बाद ये एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर ऑन द टेम्पररी बेसिस अपॉइंट करती है, जिसमें जितना भी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल होता है वो कौन ओवरटेक कर लेता है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। उसके बाद हमारा मॉरेटोरियम पीरियड स्टार्ट होता है। जितनी भी कॉर्पोरेट्स की जो असेट्स होती हैं उसमें एक तरीके का स्टे लग जाता है, इंजंक्शन लग जाता है। उसके बाद फर्दर क्या होता है, इसमें जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है ये सारे क्लेम्स को वेरीफाई करता है कि ये जो क्रेडिटर्स ने जिन क्लेम्स की डिमांड करी है वो क्लेम्स जेन्युइन हैं या नहीं है। उसके बाद ये जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है ये विद इन 30 डेज एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर फॉर्म करता है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में वो सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं जिनकी 75% कंसेंट के साथ आगे के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। जब सेक्शन 21 में ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर 75% की कंसर्न से एक फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करती है। या तो ये वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है जो इंटरिम की तरह अपॉइंट किया गया है, या एक न्यू पर्सन को एज अ फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद हमारा होता है सेक्शन 31 विच बेसिकली डील्स विद द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान का जिस तरीके से सर ने बताया कि विद इन 180 डेज के अंदर अंदर इस पूरे रेजोल्यूशन प्लान को हमें कंप्लीट करना होता है। इसका फर्दर एक्सटेंशन मिलता है 90 डेज का ऑन स्पेशल कंडीशंस। जब रेजोल्यूशन प्लान हमारा एक्सेप्ट हो जाता है तो NCLT इसको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग में फॉरवर्ड कर देती है। अगर रेजोल्यूशन प्लान हमारा एक्सेप्ट नहीं होता है तो ये लिक्विडेशन प्रोसेस में चली जाती है अंडर सेक्शन 33, जिसमें फर्दर लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर असेट्स को सारा वैल्यू करता है और उस तरीके से सारे क्लेम्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। यही एक सिंपल ब्रीफ प्रोसेस है जिस बेसिस पे हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पूरा काम करता है। बिल्कुल शिवानी जी, जिस तरह से आपने बताया, एक क्वेश्चन मैं और करूंगा यहाँ पर आपसे चैप्टर को लेकर कि चैप्टर 13 और चैप्टर 7 में क्या फ़र्क है? चैप्टर 13 एंड चैप्टर 7 ऑफ IBC बेसिकली चैप्टर 7 एक क्विकर प्रोविजन होता है। इसमें रीपेमेंट का कोई रिजिड एक तरीके से आप बोल सकते हैं कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उनको रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना ही है। बट अगर हम चैप्टर 13 पे आते हैं तो उस केस में जो भी बैंक्रप्सी कोर्ट होता है, जो पर्सन होता है, द पर्सन हु इज लाइक द कॉर्पोरेट क्रेडिटर डेटर, whoever the concerned person is, he is compulsorily he needs to submit the resolution plan in front of the bankruptcy court. Basically, in short language, we can say that the chapter 7 is much easier provision as compared to chapter 13. Therefore, people usually go for chapter 17 as if we compare with chapter 13 of IBC 2016. जी, अब धर्मेंद्र जी, मैं अगला सवाल आपसे करूंगा और मेरा सवाल ये है कि कोई भी आम पर्सन अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए पैसे लोन लेता है और जो है उसका कामकाज धीरे धीरे शुरू होता है और आगे चल के उसका काम अचानक से ठप हो जाता है। लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, पवन गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी पवन, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जी, सवाल पूछिए पवन। मेरा सवाल सर ये था, एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड को जो ना 2.5 लाख रुपए उधार दिए। जी जी। अब वो 2.5 लाख रुपए मैंने उसको पेमेंट तो कर दिया, एक्चुअली 2 लाख रुपए मैंने उसको अकाउंट से किए, फिर 50,000 रुपए मैंने उसको कैश दिए थे। ठीक है। अब मैं वो रिटर्न दे नहीं रहा है मेरे को, रोज आना जानी करता है, तो उसमें क्या प्रोसेस करूँ? बाकी मैंने ज्यादा पैसे दिए, उसने मेरे को चेक दिया था 1.5 लाख रुपए का भी। ओके। चेक का भी टाइम है, एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा, 3 महीने की उसकी डेट है अभी। देखिए 138 NI एक्ट का जो प्रोविज़न है, NI एक्ट में किसी के द्वारा कोई चेक दी गई है और उसकी देनदारी उस चेक में वर्णित अमाउंट के माध्यम से यदि है तो वो अमाउंट आपको विद इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अभी आपने किसी को पेमेंट जो ट्रांसफ़र किया है वो नंबर 1 में किया है, यानी 2 लाख रुपए आपने अकाउंट से दिए, 50,000 रुपये कैश दिए आपके कथनानुसार, तो आपका जो अमाउंट है उसकी रिकवरी आपको करने के राइट है। दूसरी बात महत्वपूर्ण है, यदि लॉकडाउन के पीरियड में आपके चेक का जो डिसऑनर हो सकती है, कब पीरियड निकल रहा है, या चेक को लगाने पर जो आप रकम की आहरण करना चाहते हैं वो आपका बैंक के इधर खुली हुई हैं जिनमें अपनी चेक को आप प्रस्तुत करके अपनी रकम को प्राप्त कर सकते हैं। यदि चेक आपको अनादरित होकर प्राप्त होती है, यानी डिसऑनर होकर प्राप्त होती है, तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ जिससे आप पैसा लेना है आपको, उसके खिलाफ परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। समस्या आपके साथ ये है कि इस समय न्यायालय में कार्य नहीं हो रहा है, तो जो लॉकडाउन का पीरियड है, इस लॉकडाउन के पीरियड को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। जब न्यायालय खुलने पर आप परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस पर बहुत सारे लॉ हैं, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका अमाउंट जो ट्रांसफ़र हुआ था वो नंबर 1 में हुआ था और आपके अमाउंट की वसूलियाबी भी नंबर 1 में आपकी होगी।
यदि 138 एक्ट में होती है तो ठीक है, अन्यथा आप सिविल प्रोसेस में जाकर रिकवरी सूट फाइल करते हुए अपने अमाउंट की रिकवरी कर सकते हैं। और लगातार जो है वकील साहब तमाम सवालों के जवाब आपको दे रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दा